जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सलीम और आज हम जो है एमडी केयर केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का जो लेक्चर नंबर है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे जिसको वीबीटी कहा जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमने इससे पहले पिछले लेक्चर में वेस्पर पे जो लेक्चर हुआ था मैंने बताया था कि जो केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट था लिविस का, जिसने बताया था कि ओक्टेट रूल के मुताबिक एलिमेंट जो है वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ओक्टेट रूल फॉलो करते हैं और केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। उन लिमिटेशन में से कुछ हमने कहा था कि वो ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लिविस कंसेप्ट। बाद में उसने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, मैग्नेटिज्म, प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी वगैरह को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या मुराद है कि वो जो लिविस कंसेप्ट था और उसने कहा था कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अब उसने बता दिया शेयरिंग से, मगर कैसे शेयरिंग होती है ये नहीं बताया था। तो ये प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन इतना एक्सप्लेन नहीं उसने किया, वो सिंपल सा कंसेप्ट था लिविस कंसेप्ट। तो ये जो एक नई थ्योरीज मैंने कल भी बताया था पिछले लेक्चर में कि नई थ्योरीज के मुताबिक ये जो ज्योमेट्री है वो ज़्यादातर वेस्पर से एक्सप्लेन की जाती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से। अब जो एक और थ्योरी थी जिसने इस प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया और साथ ही ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन किया, वो थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ज़्यादातर इसका काम क्या है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है इसको एक्सप्लेन करती है। इसका जो मेन पोस्टुलेट है ना कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है वो क्या है उसको देख लेते हैं। इसका जो मेन पोस्टुलेट है, इसने कहा कि कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो इस तरह बनता है कि जो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाते हैं। ओवरलैप से मुराद के आपस में वो चिपक जाते हैं या फिर आपस में वो अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे ओवरलैपिंग उनकी हो जाती है, जिसको इंग्लिश में वर्ड है। अब जब वो ओवरलैप कर जाएंगे तो ओवरलैप करने से क्या होगा, उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर अप हो जाएंगे और पेयर अप होने से उनके दरमियान जो है वो एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब इसने ये कहा था कि एक केमिकल बॉन्ड जो है, जो कोवलेंट बॉन्ड है, वो बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर जाएं और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। इस तरह हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कैसा मेन पास्टुलेट को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो सकते हैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2। हमें पता है इस मॉलिक्यूल के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान इस तरह बॉन्ड बनता है, फिर H2 जाकर बनता है। अब हम ये जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे ओवरलैपिंग से बना है। वीबीटी कहती है कि जब भी कोई दो ऑर्बिटल्स, दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनके जो जब भी कोई दो एटम बॉन्ड बनाते हैं तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या फिर वैलेंस ऑर्बिटल है वो ओवरलैप करते हैं। वैलेंस ऑर्बिटल से क्या मुराद है, आखिरी ऑर्बिटल। जिस तरह हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन उसके पास होता है 1s। हाइड्रोजन का यही ऑर्बिटल होगा वैलेंस, क्योंकि इसके पास एक ही ऑर्बिटल है, एक ही शेल है जो कि वैलेंस है, तो इसके पास इस 1s में एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह ये भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1s में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अब होगा क्या कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, इसका जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये पहला s ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ये इस तरह ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप से मुराद के ये एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। जब वो ओवरलैप कर जाएंगे तो इसका जो एक और इलेक्ट्रॉन था और जो इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो आपस में पेयर अप हो जाएंगे। तो पहले इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस, इस दोनों न्यूक्लियस के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन पेयर अप होने से इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। मतलब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड कैसे बना, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हुए, जब ऑर्बिटल्स क्या हुए, ओवरलैप किए।
अब जब ओवरलैप कर गया तो इसके मैं डायग्राम इस तरह भी कुछ बना सकता हूँ कि ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के दरमियान ये दोनों हाइड्रोजन आपस में अटैच हो गए और इनके दरमियान यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इस एग्जाम्पल से दो बातें ज़रा गौर से देखें। एक तो मैंने ये कहा कि जो एटम्स आपस में बॉन्ड बना रहे हैं उनके पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब ये कि वैलेंस ऑर्बिटल, वैलेंस शेल के आखिरी और वैलेंस शेल के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए। मतलब ये कि जो और एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं उनकी एक प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि उनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। ऑर्बिटल के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो हाफ फिल्ड कब होगा, जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, एक ये प्रॉपर्टी होगी जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। दूसरा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑपोजिट स्पिन से होने चाहिए, ऑपोजिट स्पिन से होने चाहिए। अगर आप देखें तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये है और ये है, इन दोनों की स्पिन मैंने उल्टी बनाई है, मतलब एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऑपोजिट स्पिन होगी फिर वो पेयर अप होंगे। तो ये दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि एक तो उसके पास, एटम के पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए जो कि वैलेंस हो, हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, और दूसरा उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसके पास्टुलेट्स। अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अगर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा जब हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ दो एटम ओवरलैप, दो एटम के जब हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे फिर जो है कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। उसके बाद ओवरलैपिंग मस्ट बी है, जो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उनके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑपोजिट स्पिन, उनके पास ऑपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, जिस तरह हमने पीछे कहा था। अब तीसरा पॉइंट बहुत ही अहम है, ग्रेटर द ओवरलैपिंग मोर इज द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा अच्छी ओवरलैपिंग होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड की ताकत उतनी ज़्यादा होती जाएगी। मसलन क्या है मैं देखता हूँ, हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल हैं, HF, HCl और HI, ये तीन मॉलिक्यूल हैं। अब इसमें और ओवरलैपिंग कैसे की होगी कि ये जो H है, H का S ऑर्बिटल और F का जो है वो P ऑर्बिटल, F का P ऑर्बिटल होगा वैलेंस, अगर आप देखेंगे F का जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है वो 2p होता है और 2p के अंदर जो है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह 1s का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 1s होता है, हाइड्रोजन का 1s होता है, तो हाइड्रोजन का 1s और यहाँ से 2p आएगा, वो आपस में ओवरलैप करेंगे और फिर इनके दरमियान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा जिससे ये HF मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक H का 1s आएगा। उसके बाद जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 3p में, और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से एक p ऑर्बिटल के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ओवरलैप करेगा इसके साथ। आपको पता है 3p से क्या मुराद है, 3p से मुराद 3px, 3py और 3pz है। 3px में 2 इलेक्ट्रॉन, 3py में 2, 4 हो गया, और 3pz में 1 होगा, जिसमें ये एक होगा वही हाफ फिल्ड होगा ना, तो वही यहाँ पर ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने से इनके दरमियान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि H वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा 1s से, और जो आयोडीन है, आयोडीन तकरीबन है हमारे पास, क्लोरीन अगर 3 से है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये 5p में होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5pz में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका 5p आएगा ओवरलैपिंग के लिए और इनके दरमियान यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। अगर आप देखें हमें पता है कि जो फ्लोरीन का ये p है इसका साइज़ छोटा होता है, क्लोरीन का थोड़ा सा उससे बड़ा होता है और आयोडीन का सबसे बड़ा होता है।
होगा क्या कि ये साइज़ छोटा होने की वजह से यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है वो अच्छी हुई होगी, ग्रेटर ओवरलैपिंग हुई होगी। मगर यहाँ पर साइज़ क्लोरीन का साइज़ बड़ा होने की वजह से ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी, और यहाँ पर भी आयोडीन का साइज़ बड़ा होने की वजह से ओवरलैपिंग और अच्छी नहीं होगी। तो यही है कि ओवरलैपिंग यहाँ पर अच्छी हुई HF में तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, HCl में बॉन्ड ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हुई तो इसका बॉन्ड वीक होगा, और HI का तो बॉन्ड सबसे ज़्यादा ही वीक होगा क्योंकि इसमें आयोडीन का जो साइज़ है वो सबसे बड़ा हो गया है। तो आपने याद रखना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल के साइज़ बढ़ने की वजह से, साइज़ अगर बढ़ेगा तो उसकी वजह से ओवरलैपिंग कम होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। मैं ऊपर लिख देता हूँ आपको कि साइज़ एटम का बढ़ने से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। यही एमसीक्यूज आता है कि बताएं इनमें से किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो आपने देखना है कि साइड एटम इसमें से कौन सा है जिसमें बड़ा साइज़ है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और जिसमें साइज़ छोटा है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर HF की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर HCl की, और फिर HI की। आगे है हमारे पास चौथा पोस्टुलेट, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ठीक है, वो कह रहा है कि एक एटम जितने बॉन्ड बनाएगा वो डिपेंड करता है कि उसके पास कितने आखिरी शेल में हाफ फिल्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। इस तरह के हमें पता है, अगर हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 और 2p में 2px 2py और 2pz। इनमें से जो है इसके पास, इसमें दो होते हैं और इसमें एक एक। तो इसके पास अगर देखें तो इसके पास सिर्फ ये 2py और 2pz दो ही ऐसे ऑर्बिटल हैं वैलेंस जिनके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो फिर इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड वो 2 हैं। उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही बॉन्ड बनेंगे जितने हाफ फील्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, हाफ फील्ड से मुराद के एक एक इलेक्ट्रॉन हो और वैलेंस से मुराद आखिरी शेल से हो, वो वाले ऑर्बिटल्स। इसी तरह अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, फ्लोरीन की आपको पता ही है, अभी हमने बनाई थी 1s2 2s2 और 2px में 2, 2py में 2 और 2pz में 1। तो मतलब इसके पास एक ही ऐसा ऑर्बिटल है जिसके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन। अगर नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन के पास जो है 2px 2py और 2pz, इसके पास एक एक, इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब इसके पास 3 वैलेंस शेल में ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिर 3 बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड उतने ही बनेंगे जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे हमारे पास है कुछ पांचवा पोस्टुलेट, वो है ओवरलैपिंग दो तरह से होती है, अकर बाय टू वेज। ओवरलैपिंग दो तरह से होगी, एक है एक्सियल ओवरलैपिंग, या फिर जिसको हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, या फिर इसका तीसरा नाम है एंड टू एंड ओवरलैप। मतलब जो अभी हमने पढ़ी थी, ये हाइड्रोजन एटम, इसका 1s आया, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका भी 1s ऑर्बिटल आया। ये दोनों आपस में ओवरलैप करके कुछ इस तरह से, और इनके दरमियान बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में। इसको हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। मतलब ये कि इसका ये वाला पार्ट और इसका ये वाला पार्ट ओवरलैप कर रहा है, मतलब हेड से हेड ओवरलैप कर रहा है। इस तरह की ओवरलैपिंग को हम कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। और इसकी वजह से ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड जो बनेगा, इसको बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो एक आप याद रख लें कि एक्सियल ओवरलैप या फिर हेड टू हेड ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये बहुत MCQs आया था पास्ट पेपर में, मगर MCQs में जो बात लिखी गई थी
वो ये थी कि एंड टू एंड ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है, तो वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अभी हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर अगर हम देखें कि पैरेलल ओवरलैपिंग से या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग ये क्या होती है, इसको भी देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड से साइड होती है, साइड टच होती हैं। यहाँ पर क्या हो रहे थे, हेड टच हो रहे थे, यहाँ पर साइड्स टच होंगी। मतलब ये पी ऑर्बिटल है, इसकी ये वाली साइड इस तरह टच होगी, ठीक है, और इसकी भी ये नीचे से भी साइड इस तरह टच हो सकती है। इसको हम कहते हैं पैरेलल। ये पैरेलल है ना एक दूसरे के, इस तरह पैरेलल। तो पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर साइड से साइड ओवरलैपिंग हो रही है, जिसको लेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। इस तरह की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ये भी एमसीक्यू आ सकता है, पाई बॉन्ड किस तरह बनता है। पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है बच्चों, अभी इसको हम डिटेल में देखेंगे। एक्सियल ओवरलैपिंग किस तरह हो सकती है, पैरेलल ओवरलैपिंग किस तरह हो सकती है। एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर जिसको हम कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैप, ये 3 तरीक़ों से हो सकती है। या तो ये एस एस और ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होगी, या तो ये एस पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से होगी, या ये पी और पी की ओवरलैपिंग से होगी। देखते हैं बारी बारी इनको कैसे एस एस ऑर्बिटल, एस पी और एस पी पी ऑर्बिटल से होती है। आपको पता है कि एस और एस ऑर्बिटल्स की अभी ओवरलैपिंग हमने देखी H2 मॉलिक्यूल में। जब H2 मॉलिक्यूल बनता है उसमें क्या होता है कि एक H का ये 1s आ जाता है, के पास वैलेंस शेल 1s होता है और 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे H का भी ये 1s इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल आता है, इसके पास भी एक ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन होता है, मगर वो ऑपोजिट स्पिन से होता है। और जब ये ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैप करने से इनके दरमियान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो बॉन्ड बन जाता है। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। और ये वाला जो बॉन्ड बनता है जो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड, जो कि एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। अब अगर आप देखें कि ये जो सिग्मा बॉन्ड बना है इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा, ठीक है। दूसरा ये कि ये इस बॉन्ड बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर पाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है। अगर ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस था तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस था दूसरे का, इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस के दरमियान में। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये न्यूक्लियस के दरमियान से एक लाइन पास करें जिसको हम कहते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब एक्सिस ऐसी लाइन जो कि न्यूक्लियस से पास हो रही है। तो अगर हम ऐसी लाइन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पास करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के इर्द गिर्द पाई जा रही है, इसके अराउंड पाई जा रही है। तो सिग्मा बॉन्ड की 2 प्रॉपर्टीज़ हैं जब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि ये एक तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनता है फॉर्म्ड बाय एक्सियल या फिर हेड टू हेड ओवरलैप से। दूसरा ये कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है न्यूक्लियर एक्सिस के इर्द गिर्द, अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियर एक्सिस। अभी हम ये भी कह सकते हैं न्यूक्लियर बिटवीन द न्यूक्लियर एक्सिस के दरमियान हो सकती है। ये देखें ना, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस इसके दरमियान ये पाई जा रही है ना, या तो इनके दरमियान होगी या फिर अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई, जो लाइन न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रही है उनके इर्द गिर्द होगी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पहले हमने एस एस ओवरलैपिंग से एक्सियल बॉन्ड देखा, अब एस और पी ओवरलैपिंग से कैसे एक्सियल बॉन्ड बनता है वो देखते हैं। इसकी एग्जांपल में आता है एस और पी में एच एफ मॉलिक्यूल की। ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है कि एच एफ मॉलिक्यूल में कौन सी ओवरलैपिंग है, तो आपने बताना उसमें एस पी ओवरलैपिंग है। इस तरह कुछ और भी पूछ सकता है आपसे, वो पूछ सकता है सी एच में कौन सी ओवरलैपिंग है, तो सी एच में आपने बताना है कौन सी ओवरलैपिंग है, पी और एस की ओवरलैपिंग है। इस तरह पूछ सकता है कि आपके पास एफ और एफ में F2 में कौन सी ओवरलैपिंग है, तो आपने बताना होता है। ये कैसे बता सकते हैं, आप देखना दोनों एटम के
वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं। एच का हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस है, पी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एफ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी होता है, तो इसमें एस पी ओवरलैपिंग होगी। जब हम देखें एस को तो इसका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s होगा, सॉरी एच को इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1s होगा। जब हम फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2px2, आपको पता है 2py 2pz1। तो इसके फ्लोरीन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वो 2pz में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हाफ फिल्ड होता है। तो फ्लोरीन का यही 2pz ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, बाकी दोनों तो फिल्ड है 2p2 2px2, तो ये फिल्ड है, जो ये ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेंगे। वीबीटी ने कहा था वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनके पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद। तो यहाँ से आएगा इसका 2pz फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन का है और ये हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसके पास मौजूद है, फ्लोरीन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये फ्लोरीन का आ जाएगा और ये हाइड्रोजन का। और ये जब ओवरलैप करेंगे यहाँ पर तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाएंगे और इनके दरमियान ये बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम कहेंगे एच एफ बॉन्ड। और ये बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि ये एक्सियल ओवरलैपिंग से बना है, ये होगा सिग्मा बॉन्ड। और मिलने के बाद कुछ इस तरह की शेप हो जाएगी इन ओवरलैप्स की, जिसमें ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और यहाँ पर होगा फ्लोरीन का न्यूक्लियस, और इसके दरमियान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जा रही होगी, जो कि हमने कहा था कि न्यूक्लियस के एक्सिस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है सिग्मा बॉन्ड में, वो यहीं पर पाई जा रही होगी। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं कि पी पी ओवरलैपिंग से कैसे बॉन्ड बनता है। पी पी ओवरलैपिंग से, पी पी ओवरलैपिंग आपके पास किस मॉलिक्यूल में हो सकती है, F2 मॉलिक्यूल में हो सकती है, Cl2 मॉलिक्यूल में हो सकती है, तो इसमें हो सकती है। अगर आपको अभी मैंने बताया F2 मॉलिक्यूल में हमारे पास 2pz वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस ऑर्बिटल ऐसा होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हाफ फिल्ड होता है। तो यहाँ पर एक फ्लोरीन का 2pz आता है, यहाँ पर दूसरे फ्लोरीन का 2pz आता है। इन दोनों के पास क्या क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है वैलेंस, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। और जब ये ओवरलैप कर जाते हैं दोनों 2pz और 2pz, तो इनके एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाते हैं, और शेयर होने से फिर इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा जो कि होगा फ्लोरीन फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड। और इनके दरमियान जो अब यहाँ पर एक फ्लोरीन का न्यूक्लियस था, दूसरी तरफ दूसरी फ्लोरीन का, और इनके दरमियान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती होगी जो कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, न्यूक्लियर एक्सिस के इर्द गिर्द पाई जा रही है। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, सिग्मा बॉन्ड। हमने पढ़ लिया सिग्मा बॉन्ड कैसे पी पी ओवरलैपिंग से भी बन सकता है। एक बात आप नोट करें, अच्छा चलिए वो आगे जाके करते हैं सिग्मा बॉन्ड। अब पढ़ लेते हैं साइड वेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, जो हमने कहा साइड वेज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। वीबीटी के मुताबिक दो तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है, साइडवेज या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग। अब है हमारे पास नाइट्रोजन 7, जिसके पास ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग चूंकि नाइट्रोजन में होती है इसलिए मैं यहाँ आपसे समझा रहा हूँ। आप 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 और 2p में 3। 2p में कैसे 3 है यहाँ पर देखें, 2px में 1 है, 2p2 में 2py में 1 है और 2pz में भी 1 होगा। हुंस रूल के मुताबिक ये तीनों अलग अलग p में आएंगे, एक ही p में दो नहीं हम रख सकते, आपको पता ही है। अब होगा क्या, क्योंकि इसके तीनों p के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि हाफ फिल्ड हैं, ये तीनों क्या है, p हाफ फिल्ड हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है। ये तीनों p जो है फिर बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। ये यहाँ पर आपके पास एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना रखा है, यहाँ पर दूसरा नाइट्रोजन का एटम, सॉरी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नहीं, नाइट्रोजन एटम। ये इसके पास है 2px जो ब्लू वाला है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसका भी 2px ब्लू वाला, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ये 2pz
और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसके 2p के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। फिर हमने पढ़ा था कि ये जो 2py है इसका, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर देखें तो 2py में, और इसके पास भी 2py में एक इलेक्ट्रॉन। अब होगा ये कि इसका जो ये हाफ फील्ड है, ये 2px और 2px, ये इस तरह से ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब हेड से हेड ओवरलैप करेगा। और ये हेड से हेड ओवरलैप करने से कौन सा बॉन्ड बनता है, हमें पता है, इसके ओवरलैप करने से बनेगा सिग्मा बॉन्ड। मतलब नाइट्रोजन में एक, इस नाइट्रोजन में और इस नाइट्रोजन में एक पहला बॉन्ड जो बन गया वो हो गया सिग्मा बॉन्ड। फिर हम देखेंगे कि ये जो 2pz और ये जो 2pz है, ब्लैक और ब्लैक वाले, इसके दरमियान, सॉरी पहले देख रेड और रेड वाले, ये जो 2py और 2py है इसके दरमियान इस तरह से बॉन्ड बनेगा, मतलब ये साइड से साइड ओवरलैप करेंगे। अगर मैं आपको साइड से बना कर दिखाऊं तो ये एक नाइट्रोजन का 2pz 2py और ये दूसरे का 2py, इसके दरमियान ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह साइड से साइड ओवरलैप करेंगे। पहले यहाँ पर कैसे ओवरलैप हो रही थी, वो इस तरह हो रही थी, हेड से हेड। ये जो ओवरलैपिंग है इससे हमें बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और ये जो साइड से साइड हो रही है इसका बनेगा पाई बॉन्ड। ये फिर जो ओवरलैपिंग हुई ये वाली, ये कौन सी हुई, इससे हमें पाई बॉन्ड मिला, मतलब दूसरा बॉन्ड बन गया नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में, ये वाला, ये बन गया पाई बॉन्ड। अच्छा, अब एक और रह गया, वो ये वाला है 2pz और ये 2pz, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। अब अगर हम इसको देखें तो ये भी साइड से साइड ओवरलैप कर रहे हैं। साइड पे अगर बनाना चाहूँ, ये एक 2pz है और ये एक 2pz है, इसमें ये साइड से साइड ओवरलैपिंग हो, और इससे भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। मतलब ये भी क्या बन गया, पाई बॉन्ड। मतलब नाइट्रोजन में जो तीसरा बॉन्ड बना वो भी कौन सा बना, वो भी पाई बॉन्ड बना। तो आप देखें कि जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है N2 जो मॉलिक्यूल है, इसमें सबसे पहले जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में बॉन्ड बना वो था सिग्मा, ये वाला। फिर इसमें ये दो बॉन्ड जो बने ये दोनों पाई बॉन्ड बने। आपको एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड हैं और कौन कौन से बॉन्ड हैं। तो आपने बताना नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, इंपॉर्टेंट। दूसरा अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने इनके दरमियान जो पहला बॉन्ड बनाया था वो ये वाला था सिग्मा बॉन्ड। मतलब ये कि जो एक मॉलिक्यूल के दरमियान, जो एक मॉलिक्यूल में सबसे पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड सबसे पहला बॉन्ड होता है, फर्स्ट बॉन्ड होता है। ये जनरल बात मैं कर रहा हूँ, आपके लेवल के मुताबिक रहकर सिग्मा बॉन्ड जो है वो फर्स्ट बॉन्ड होता है किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान। सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जो है पाई बॉन्ड बनता है। अगर पाई बॉन्ड को बनना है उसके लिए पहले सिग्मा बॉन्ड बनना पड़ेगा, ठीक है, पाई बॉन्ड को बनाने के लिए। ये आपके लेवल के मुताबिक बात, सिग्मा बॉन्ड अगर हमने बनाना है तो उसके मुताबिक पहले पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा हमें। सॉरी, उल्टा बोल गया हूँ। अगर हमें पाई बॉन्ड बनाना है तो उसके पहले हमें सिग्मा बॉन्ड चाहिए होगा, क्योंकि देखिए अगर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड बनेगा, तो ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पास आएंगे, पास आने से फिर इनके दरमियान ये वाली शेयरिंग होगी, ठीक है। इसके लिए हमें सिग्मा बॉन्ड चाहिए पाई बॉन्ड के लिए। सबसे पहला एमसीक्यू तो सिग्मा बॉन्ड सबसे पहला बॉन्ड बनता है किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान, किसी मॉलिक्यूल के अंदर। दूसरा आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताना है वो है एस बॉन्ड, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल जो है वो कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये आप इंपॉर्टेंट नोट करके अपनी बुक में लिख लें। एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी अगर देखें आप पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर मैं यहाँ पर नाइट्रोजन का ये मॉलिक्यूल है और नाइट्रोजन का ये मॉलिक्यूल है, इसका पाई बॉन्ड या तो ऊपर से बनेगा या नीचे से बनेगा, ये वाला। मतलब ऊपर से या शेयरिंग हो सकती है या नीचे से हो सकती है ओवरलैपिंग। अब अगर देखें तो इसका न्यूक्लियस ये था नाइट्रोजन का, इसका न्यूक्लियस ये था।
अब इसकी पाई बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो या तो ये इस न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर है और या तो इस न्यूक्लियर एक्सिस के नीचे है। मतलब पाई बॉन्ड को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो इस तरह करते हैं कि पाई बॉन्ड बनते वक्त जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर हो सकती है या नीचे हो सकती है। न्यूक्लियर एक्सिस के इर्द गिर्द नहीं हो सकती, वो न्यूक्लियर एक्सिस के इर्द गिर्द होगी सिग्मा बॉन्ड में, जो भी हमने पीछे पढ़ा। पाई बॉन्ड सबसे पहले तो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग से। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव या बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियर एक्सिस होगी। जो लाइन न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रही है, ये वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर या नीचे होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर पाए जा रहे होंगे। ठीक है, ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा, वो अब जो हमने पढ़ा सिग्मा और पाई बॉन्ड, इसके दरमियान बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं और इसी डिफरेंस से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो आपको पता ही है, सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग से बनेगा या फिर एंड टू एंड। मतलब ये कि वो जो हमने 1s पढ़ा, इसमें इस तरह ओवरलैपिंग हो सकती है एंड टू, या फिर एक से एक एस और दूसरे का पी इस तरह ओवरलैप कर सकते हैं कि वो एक्सियली ओवरलैप करें, या फिर दो पी इस तरह ओवरलैप कर सकते हैं कि वो एक्सियली ओवरलैप करें, इस तरह से भी। फिर हमने पढ़ा कि जो पाई बॉन्ड है वो लेटरल ओवरलैपिंग से या पैरेलल या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। तीनों नाम आपने याद रखने। फिर हमने देखा था कि साइडवेज सिग्मा बॉन्ड एस 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 पी और पी पी ओवरलैपिंग से बन सकता है, जबकि पाई बॉन्ड पी पी ओवरलैपिंग से हमने पढ़ा कि बन सकता है, जो हमने अभी पढ़ा था नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में एक पी और एक पी है, इसके इस तरह ओवरलैपिंग से बन सकता है। अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे हायर क्लासेस में कि ये पी और डी ओवरलैपिंग से भी बन सकता है, जिसको हम पी पाई डी पाई बॉन्ड कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सी ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है। तो ये एमसीक्यूज आया हुआ है कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, कौन सी ओवरलैपिंग से बनता है, तो वो पी पी ओवरलैपिंग से बनता है। अभी हमने पढ़ा था कि पाई बॉन्ड में, सिग्मा बॉन्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ अराउंड द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियस। अगर ये दो न्यूक्लियस हैं तो इसके इर्द गिर्द ये इसको लाइन को ज्वाइन करें, तो जो लाइन को ज्वाइन करने के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इस लाइन के इर्द गिर्द यहाँ पर पाई जा रही है, तो ये इर्द गिर्द पाई जाएगी। जबकि पाई बॉन्ड में हमने देखा इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो लाइन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं पाई जा रही, ये लाइन के ऊपर पाई जा रही है या नीचे पाई जा रही है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अबव एंड बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियस। वो वाली लाइन जो कि न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रही है उसके नीचे या ऊपर पाई जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू आया हुआ था कि वो कौन सा बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियस पाई जाती है, तो वो पाई बॉन्ड है। स्ट्रोंगर, ये पाई सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है पाई बॉन्ड से, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से। ये भी एमसीक्यू है, कौन सा बॉन्ड वीक होता है, तो आपने बताना है पाई बॉन्ड जो है वो वीक होता है। पांचवी है सिग्मा कैन बी फॉर्म्ड अलोन। हमने अभी पढ़ा था सिग्मा तो इनके दरमियान हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान सिग्मा अकेला बन सकता है, इसको पाई की ज़रूरत नहीं है, जबकि पाई को बनाने के लिए पहले सिग्मा की ज़रूरत है। अभी हमने पढ़ा था नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में अगर पाई बॉन्ड बनाना है ऊपर वाला, तो इसके दरमियान पहले हमें नीचे सिग्मा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, फिर दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा, फिर तीसरा पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड अकेला नहीं बन सकता, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ बनेगा। आगे है रोटेटेबल है, सिग्मा बॉन्ड रोटेटेबल है, मतलब इसको घुमा सकते हैं, इस हाइड्रोजन को घुमा सकते हैं, इसको भी घुमा सकते हैं, और ये नॉन रोटेटेबल होता है, पाई बॉन्ड नॉन रोटेटेबल होता है। इसको आप आगे जाकर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में आप फंडामेंटल कंसेप्ट्स में जब पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, उसमें भी पढ़ेंगे कि पाई बॉन्ड की वजह से ये नॉन रोटेटेबल होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में भी बनता है, जबकि जो पाई बॉन्ड है वो सिर्फ और सिर्फ अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में बनता है। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से कौन सा बॉन्ड बनता है, तो वो कौन सा बॉन्ड है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड बनता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में हाइब्रिडाइजेशन में भी डिटेल से पढ़ने वाले हैं।
कुछ एक MCQs देख लेते हैं जो कि MDCAT में आए हुए हैं। ये आया हुआ है MCQ नंबर 1 2012 में। पूछ रहा है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन C2H4 मॉलिक्यूल। आपको पता है C2H4 मॉलिक्यूल कौन सा है? यह है इथीन। अब इस तरह का जो सवाल है ना, जिसमें आपको वो पूछा गया कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में उसने क्या है, इतने सिग्मा इतने पाई बॉन्ड है। इस तरह के सवालों को सोल्व करने के लिए आपको स्ट्रक्चर आना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर आपको आसानी से याद होते हैं, जैसा कि C2H5 का तो C2H4 का तो आपको स्ट्रक्चर आसानी से याद है। आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है कि इसमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है और दोनों कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि हाइड्रोजन का यहाँ पर 1s और यहाँ पर कार्बन का p ऑर्बिटल, यहाँ पर भी कार्बन का p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल। मतलब हाइड्रोजन और कार्बन में जो बॉन्ड बनता है ये वाला, ये sp ओवरलैपिंग से बनता है, और ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। 4 सिग्मा ये हो गए और एक यहाँ पर सिग्मा बना, 5 सिग्मा हो गए। कार्बन और कार्बन के दरमियान पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा होता है, जबकि दूसरा जो बनेगा वो पाई होगा। तो मतलब इसमें टोटल जो है 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक जो है इसमें पाई बॉन्ड हो गया। तो आपने यहाँ पर देखना है कि 5 सिग्मा 1 पाई कहाँ पर है। तो ये देखें 1 पाई और 5 सिग्मा, बी ऑप्शन में। इस तरह आप कर सकते हैं, या फिर आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो वैलेंस ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो 1s है, और पी का जो कार्बन का जो वैलेंस ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो p है। तो s और p से तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, और फिर कार्बन और कार्बन में पहला बॉन्ड तो सिग्मा ही बनेगा, दूसरा पाई बनेगा। इस तरह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, मगर आपको अगर स्ट्रक्चर पता हो तो फिर आप आसानी से बता सकते हैं। आगे है कि पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, कौन सी ओवरलैपिंग से बनेगा। आपने अभी देखा था कि पाई बॉन्ड s ऑर्बिटल तो बना नहीं सकते, ये p और p की लेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। तो s नहीं बनाएगा, s भी नहीं बनाएगा, s भी नहीं बनाएगा, p और p की लेटरल ओवरलैपिंग से बनेगा। आगे है हमारे पास कि Cl2 मॉलिक्यूल बनेगा कौन सी ओवरलैपिंग से। मैंने बताया था कि आपको आ सकता है कि कोई भी मॉलिक्यूल में कौन सी ओवरलैपिंग पाई जा रही है। तो आप देखेंगे उस मॉलिक्यूल में कौन सा ऑर्बिटल है जो कि हाफ फिल्ड है। अगर हम देखें क्लोरीन को तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। अगर 3p को हम बनाएं क्लोरीन 17 के 1 2 3, अगर 3p को हम बनाएं तो 3p के 2 2 और 1 इस तरह से होते हैं। मतलब इसका एक p ऐसा होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, और वही p आपस में दूसरे क्लोरीन के p से ओवरलैप करेगा। मतलब ये क्लोरीन इसका एक p और दूसरे क्लोरीन का दूसरा p, ये आपस में इस तरह ओवरलैप करेंगे और इसके दरमियान जो है सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, जिससे ये Cl2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। मतलब ये p और p की एक्सियल ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं। क्योंकि क्लोरीन में एक ही बॉन्ड होता है तो हमें पता है पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा ही होता है। सिग्मा बॉन्ड की वजह से इनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, p और p की हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनेगा Cl2 मॉलिक्यूल। अगर इनमें दूसरा कोई बॉन्ड पाया जाता दूसरे नंबर पे, यहाँ पर दूसरा कोई बॉन्ड पाया जाता, तो फिर आप कहते कि अभी दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड है तो इसमें p की हेड ऑन वो साइडवेज ओवरलैपिंग भी हो रही है। मगर अभी इसमें सिग्मा ही पाया जा रहा है तो इसकी साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। इस तरह का MCQ जो पूछा गया था कि N2 में कौन कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में 1 सिग्मा और 2 पाई पाए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है। ये था हमारे पास VBT का कंसेप्ट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।